हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो रैम पर बनाया गया है। रैम जो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बेसिकली दो टाइप हैं, एक है एस रैम, एक है डी रैम। तो इस वीडियो के अंदर इनका डिटेल डिस्कशन किया गया है। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। रैम की अगर हम बात करें तो रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सभी को पता होगा। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सभी को पता होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नई होंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है कोई नई चीज़ आपको इससे सीखने को मिले। रैम की अगर हम बात करें तो रैम जो है ये बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में ली जाती है। मेमोरी जो है आपकी ये दो ही टाइप की होती है, या तो आपकी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में ली जाए या फिर आपकी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में ली जाए। तो दो ही टाइप होगी, या तो प्रोसेसिंग की मेमोरी होगी या स्टोरेज की मेमोरी होगी। रैम जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में ली जाती है। सेकंड पॉइंट जो है वो है वॉलेटाइल, मतलब इसका जो नेचर है, नेचर इसका वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक इसको पावर मिलता रहेगा तब तक ये डेटा को होल्ड करके रखेगी। जैसे ही पावर मिलना इसको बंद हुआ तो इसके अंदर का जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो इसको कंप्यूटर की रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोसेसर जो होता है उसकी रीड राइट मेमोरी कौन सी होगी, या प्रोसेसर अपने इंस्ट्रक्शंस को किस में रीड राइट करता है, तो वो होगी आपकी हमेशा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होल्ड करती है इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी बेसिस पे। कोई से भी इंस्ट्रक्शन इसमें परमानेंटली नहीं रहेंगे, जब उनको यूज में लिया जाएगा तभी रहेंगे। जैसे ही पावर मिलना बंद हुआ या फिर वो इंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम तक यूज में नहीं लिए गए तो वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज अगर देखें तो ये साइज में काफ़ी स्मॉल होती है। किसके कंपैरिजन में? स्टोरेज मेमोरी के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी जो है आपकी पेन ड्राइव हुई, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह हुई, डीवीडी हुई, इनके कंपैरिजन में ये काफ़ी स्मॉल होती है साइज में। तो अगर हम यहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें रैम की, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है डेटा को होल्ड करने की वो काफ़ी कम है। ज़्यादा डेटा को ये होल्ड करके नहीं रख सकती। मोस्टली इसको मैन मेमोरी की तरह यूज में लिया जाता है डिवाइसेस के अंदर। जितनी भी डिवाइसेज हैं जिनके अंदर मैन मेमोरी होगी, मैन मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी का कौन सा वाला पार्ट जो सीपीयू यूज में लेता है, प्रोसेसर यूज में लेता है डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कौन सा होगा? हमेशा प्रोसेसिंग वाला पार्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, इसको रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? तो इस चीज़ को देख लीजिएगा कि मेमोरी जो होती है वो मेमोरी सेल के अंदर इसमें स्टोर की जाती है, और कोई सा भी सेल किसी भी टाइम पे आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एनी टाइम यू कैन एक्सेस एनी सेल। तो इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आप किसी चीज़ को किसी भी समय यूज में ले पा रहे हैं तो रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस यहाँ से समझ में आया होगा आपको कि रैंडम एक्सेस क्यों बोला गया है, क्योंकि आप किसी भी मेमोरी सेल को किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। टाइप्स की अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी स्टैटिक रैम, एक होती है आपकी डायनामिक रैम। पहले देख लेते हैं डायनामिक रैम। डायनामिक रैम की अगर हम बात करें तो डायनामिक रैम वो वाली रैम है जो जनरली हम लोग रैम यूज में लेते हैं हमारी कंप्यूटर्स में, मोबाइल वगैरह में जो है हम रैम यूज में लेते हैं वो है आपकी डायनामिक रैम। रिक्वायर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉनिक रिचार्जिंग टू प्रिजर्व इट्स डेटा कंटेंट। इस चीज़ को समझिएगा कि रैम के अंदर का डेटा तभी तक उसके अंदर सेव रहेगा या फिर स्टोर रहेगा जब तक उसको एक पर्टिकुलर जितना इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए, जितना कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए उसको डेटा को कंज्यूम करने के रखने के लिए, वो अगर मिलता रहेगा तो डेटा को वो होल्ड करके रखेगी। जैसे ही पावर मिलना बंद हुआ तो डेटा उसके अंदर का जो होगा वो लॉस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो जो डेटा होता है, ईच बिट ऑफ डेटा, ये एक सेपरेट कैपेसिटर के अंदर स्टोर किया जाता है, एक आईसी के अंदर। आईसी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। रैम जो है आपकी, इसके अंदर काफ़ी सारी आईसीज लगी होती हैं। आईसीज की अगर हम बात करें तो उन आईसीज के अंदर कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, और जो आपका सिंगल बिट डेटा होगा वो एक सिंगल बिट डेटा एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर किया जाता है। कैपेसिटर जो है ये या तो चार्ज फॉर्म में होगा या डिस्चार्ज फॉर्म में होगा। इसकी दो ही स्टेट हो सकती है, या तो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। ये जो दो स्टेट है आपकी, ये दोनों स्टेट ही बताती है वैल्यू को कि कौन सी वाली बिट अभी स्टोर की गई है, जो या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ये सभी को पता होगा कि कंप्यूटर बाइनरी समझता है, या तो जीरो समझेगा या फिर वन समझेगा, एक सिंगल बिट है। अगर कंप्यूटर की हम रैम की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटर्स यूज में लिए जाते हैं जिनकी दो स्टेट हो सकती है, या तो वो चार्ज होगा या फिर डिस्चार्ज होगा। तो ये जो दो स्टेट है यही डिनोट करती है कि जो डेटा उसके अंदर स्टोर किया गया है, या जो डेटा उसके अंदर अभी है वो क्या है, कि वो हाई बिट है, मतलब कि वन है या फिर जीरो है। नेक्स्ट देखें अगर तो ओनली वन ट्रांजिस्टर एंड ए कैपेसिटर रिक्वायर्ड पर बिट टू स्टोर। एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर रिक्वायर होता है एक सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए रैम के अंदर। द ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स यूज्ड
आर एक्सट्रीमली स्मॉल। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स और जो कैपेसिटर्स यूज में लिए जाते हैं वो साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। बिलियंस ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जो होते हैं वो एक सिंगल मेमोरी चिप पे आपके स्टोर किए जा सकते हैं, मतलब उनको एक सिंगल मेमोरी चिप पे इंस्टॉल किया जा सकता है। ड्यू टू डायनेमिक नेचर ऑफ इट्स मेमोरी सेल, DRAM कंज्यूम्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो मेमोरी है ये डेटा को कब तक होल्ड करके रख पाती है, जब तक उसको पावर मिलता रहता है। इस चीज़ को हमने क्या देखा कि यहाँ पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स होते हैं। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स के अंदर पावर तभी होल्ड रहेगा जब तक उनको थोड़ी थोड़ी देर में पावर मिलता रहे या फिर उनको रिचार्ज किया जाता रहे। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा कि उसके अंदर का जो डेटा था उस डेटा को होल्ड करके रखने के लिए हमको उसको बार बार पावर देना पड़ रहा है। बार बार पावर देना पड़ रहा है मतलब क्या कि जो डेटा था वो डेटा तभी तक रहेगा जब तक वो कांस्टेंट पावर उसको थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद मिलता रहेगा। अच्छा, बार बार रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ रही है मेमोरी सेल्स को, तो बार बार रिचार्जिंग का मतलब क्या है कि जो पावर है वो पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि डायनामिक रैम जो होती है ये पावर कंज्यूम ज़्यादा करती है। किसके रेस्पेक्ट में? आपके स्टैटिक रैम के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो एक क्लॉक इनेबल्ड डायनेमिक रैम नॉन एज सिंक्रोनस डी रैम। इस चीज को समझ लीजिएगा कि अगर पहले वाली जो हमने देखी थी डायनेमिक रैम वो क्लॉक इनेबल्ड नहीं थी, अगर इस रैम को क्लॉक इनेबल कर दिया जाए तो ये कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि ये डेटा का फैचिंग जो है वो कंटिन्यूस मोड पे करती रहेगी, सिंक्रोनाइजेशन यहाँ डेटा का चलता रहेगा। सिंगल डेटा रेट जो होती है SDR, अच्छा दो टाइप की ये होगी आपकी सिंक्रोनस रैम जो है, ये दो टाइप की होगी, या तो होगी सिंगल डेटा रेट या फिर होगी डबल डेटा रेट। सिंगल डेटा रेट की अगर हम बात करें तो सिंगल डेटा रेट हर क्लॉक साइकिल पे एक डेटा को, एक कमांड को ट्रांसफर करती है। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिएगा, क्लॉक साइकिल जो होगा, एक क्लॉक पल्स जो होगा, उस क्लॉक पल्स पे, सिंगल क्लॉक पल्स पे अगर सिंगल डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है तो वो सिंगल डेटा रेट है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि SDR जो है आपकी सिंगल डेटा रेट जो है वो डेटा को कौन सी एज पे रिसीव करती है। तो क्लॉक का राइजिंग एज जो होगा, मतलब कि आपकी जो पल्स का राइजिंग एज होगा, जब पल्स बढ़ी होगी और फिर डाउन जाएगी, नॉर्मल सी बात है। क्लॉक पल्स का मतलब क्या, हाई जाएगी फिर लो जाएगी, फिर हाई जाएगी फिर लो जाएगी। तो हाई जो जा रही होगी उसका राइजिंग एज जो होगा सिर्फ उसी टाइम पे डेटा को रिसीव करता है, मतलब डेटा की जो प्रोसेसिंग की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ राइजिंग एज पे डेटा को स्टोर करता है। DDR की अगर हम बात करें, डबल डेटा रेट, तो डबल डेटा रेट जो है ये इसकी जस्ट डबल डेटा को एक्सेस कर पाता है, या फिर ऐसे कहें कि ये क्लॉक के दोनों एंड पे, मतलब क्लॉक की जो एज है आपकी, राइजिंग एज और फॉलिंग एज, इन दोनों एजेज पे डेटा को रिसीव करता है। मतलब जो डेटा ये रिसीव कर रहा है वो जस्ट डबल है आपका सिंगल डेटा रेट का। इसको और इजी से समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास में कुछ डेटा है, कंप्यूटर उसको एक्सेस करता है, अगर उस डेटा को सिंगल सिंगल बिट एक्सेस करेगा और उस डेटा को एक सिंगल साइकिल में 2 बिट एक्सेस करेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, जो 2 बिट एक सिंगल साइकिल में एक्सेस कर पा रहा है, वो वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको स्पीड ज़्यादा फास्ट मिल पाएगी। DDR2 एंड DDR3 इंक्रीज दिस फैक्टर टू 4x एंड 8x, मतलब 4 गुना और 8 गुना ज़्यादा आपको स्पीड मिल पाएगी DDR2 और DDR3 के अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आज के टाइम पे या मॉडर्न कंप्यूटर्स में रैम जो है उसका कौन सा वर्जन यूज में लिया जाता है, तो डायनेमिक रैम यूज में ली जाती है। DDR उसका जो होता है सिंक्रोनस रैम यूज में ली जाएगी, और उसके अंदर कौन सा HDR यूज में नहीं लिया जाएगा। कौन सा वाला यूज में लिया जाएगा? DDR। और DDR में भी कौन सा? DDR2 और DDR3। ये जनरेशन बोल सकते हैं हम इसकी, DDR4 रैम तक भी आ चुकी है, तो ये इसकी जनरेशन बोली जा सकती है, या फिर ये बोला जा सकता है कि स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द इंटरनल एक्सेस रेट इज मोस्टली अनचेंज, मतलब डेटा के जो एक्सेसिंग की जो रेट है वो चेंज नहीं होती है। डेटा एक्सेस की जो मतलब रेट है, जो डेटा एक्सेस किया जा रहा होगा, इसको अगर हम देखें तो 200 मिलियन पर सेकेंड, मतलब जो डेटा एक्सेस किया जा रहा है वो 200 मिलियन पर सेकेंड बेसिस रेट पे डेटा को एक्सेस किया जा रहा है। DDR400, DDR2 जो है उसका 800 होगा, DDR3 जो है उसका 1600 होगा। अच्छा, ये जो है ये मिलियंस पर सेकेंड है, मतलब इतने टाइम इंटरवल के बाद में डेटा को एक्सेस किया जाना है, या फिर ये मान के चलें कि इतने टाइम इंटरवल के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पावर होगा उसको रीजनरेट या फिर री एनर्जाइज किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द इंटरफेस यूजेस डबल पंपिंग, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इंटरफेस यूजेस डबल पंपिंग, डबल पंपिंग क्या होता है इस चीज़ को समझ लीजिएगा। डबल पंपिंग का मतलब क्या कि जो डेटा को रिसीव किया जाना है वो राइजिंग एज पे और फॉलिंग एज पे, एक सिंगल क्लॉक साइकिल की दो एज रहेंगी। एक राइजिंग एज होगी जब क्लॉक साइकिल बढ़ रहा होगा, एक फॉलिंग एज होगी जब क्लॉक साइकिल डाउन जा रहा होगा। तो यहाँ पे डबल पंपिंग यूज में ली जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू डबल द बस बैंडविड्थ विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन क्लॉक फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए बिना जब क्लॉक का जो पल्स होगा, जैसे ये मान के चले कि ये आपकी क्लॉक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है पार्ट आपका, ये है आपका राइजिंग पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका ये है फॉलिंग पार्ट, फिर आपका राइजिंग पार्ट। तो दोनों के दोनों एजेज पे ये डेटा को रिसीव करने का काम करेगा, तो इसको डबल पंपिंग बोलते हैं हम लोग। द नेम डबल डेटा रेट रेफर्स टू द फैक्ट दैट अ DDR/SD RAM with a certain clock frequency achieves nearly twice the bandwidth of single data rate। अच्छा, इस चीज़ को हम नॉर्मली अभी हमने देखा था कि एक सिंगल क्लॉक साइकिल पे जो आपकी HDR है वो जितना डेटा रिसीव कर रही होगी या जितना डेटा प्रोसेस कर रही होगी, सेम टाइम पे सेम क्लॉक साइकिल पे डबल डेटा रेट उसका जस्ट डबल डेटा को प्रोसेस करने का काम करेगी। और ऐसा हुआ क्यों? डबल पंपिंग की वजह से। पहले वहाँ पे जो था HDR के अंदर, जो था सिंगल डेटा रेट के अंदर जो हमने देखा था, वहाँ पे क्या था, डेटा को प्रोसेस किया जाता है या डेटा को रिसीव किया जाता है कब, जब राइजिंग एज आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डेटा को प्रोसेस कब किया जा रहा है, दोनों टाइम पे, जब आपको राइजिंग एज मिल रही है और फॉलन एज मिल रही है। तो इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से कि जो डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड है वो जस्ट डबल है सेम क्लॉक साइकिल पे। स्टैटिक रैम की अगर हम बात करें तो स्टैटिक नाम से ही समझ आ रहा होगा, स्टैटिक का मतलब क्या, रुका हुआ, या फिर वो वाला पार्ट जो चेंज नहीं होता, या फिर वो वाली रैम जिसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में आती है कि ऐसी रैम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों जो रिफ्रेश ना हो। सिंपल सी बात है, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो डेटा है वो काफ़ी टाइम तक बना रहे, डेटा जो है वो डेटा लॉस ना हो, और डेटा की एक्सेसिंग की स्पीड जो है उस स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो स्टैटिक रैम जो है इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज में लिए जाते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर यूज में लिए जाते थे, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स यूज में लिए जाते हैं। ईच बिट ऑफ मेमोरी, सिंगल बिट के लिए सिंगल फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज में लिया जाएगा। ए फ्लिप फ्लॉप फॉर ए मेमोरी सेल कैन टेक 4 और 6 ट्रांजिस्टर्स अलोंग विद सम वायरिंग बट नेवर हैज टू बी रिफ्रेश्ड। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका 4 से 6 ट्रांजिस्टर को एक साथ यूज में ले सकता है। अच्छा, इसके अंदर का जो डेटा होगा या फिर ये जो फ्लिप फ्लॉप होगा, ये मेमोरी सेल जो होगी, इसको बार बार रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है, इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है। दिस मेक स्टैटिक रैम सिग्निफिकेंटली फास्ट देन डायनामिक रैम। नॉर्मल सी बात है कि डायनामिक रैम के अंदर बार बार डेटा को रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे डेटा रिफ्रेश होना ही नहीं है। तो डेटा अगर रिफ्रेश नहीं होना है तो नॉर्मल सी बात है कि ये काफ़ी फास्ट होगा। वहाँ पे डेटा रिफ्रेश जो हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि डेटा को रिफ्रेश जब भी किया जाता था तो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता था जब तक डेटा को एक्सेस करने के लिए वेट करना पड़े। क्यों? क्योंकि रैम अभी प्रोसेसिंग तो कर रही है लेकिन वो कौन से रिफ्रेशिंग मोड पे है, इस चीज़ को समझिएगा। स्टैटिक जो है यहाँ पे रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जब रैम रिफ्रेश हो ही नहीं रही है तो डेटा को उस पर किसी भी टाइम एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक मेमोरी सेल कैन टेक अप a lot more space on a chip than a dynamic memory cell। अच्छा, इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। जो आपकी रैम है और जो आपकी स्टैटिक रैम है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 4 से 5 जो ट्रांजिस्टर्स जो हैं आपके वो यूज में ले जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या था, सिंगल बिट डेटा एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर में स्टोर कर दिया जाता था। तो स्टैटिक मेमोरी जो सेल्स हैं आपकी, ये ज़्यादा स्पेस लेती है कौन से की कंपेरिजन में, डायनामिक मेमोरी सेल के कंपेरिजन में। देयरफॉर यू गेट लेस मेमोरी पर चिप। एक सिंगल चिप जो थी वहाँ पे जो आईसी यूज में ली जा रही थी उसके अंदर का स्पेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्पेस आप छोटे स्पेस में ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास में स्पेस ज़्यादा होगा लेकिन डेटा आप उसमें कम स्टोर कर पाएंगे। और सिर्फ इसी वजह से स्टैटिक रैम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो स्टैटिक रैम जो है इसका यूज कहाँ पे लिया जाता है, तो कंप्यूटर का जो स्पीड सेंसिटिव कैश मेमोरी होती है, कैशे भी इसको कहा जाता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है कैश। तो कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी बनाने के लिए स्टैटिक रैम की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। तो आपका जो कैश मेमोरी है जो प्रोसेसर के साथ में इनबिल्ट भी होता है और साथ में बाहर भी लगा होता है किसी किसी प्रोसेसर में, मदरबोर्ड में। तो ये जो है ये किसकी बनाई जाती है, आपकी स्टैटिक रैम की बनाई जाती है।
अच्छा, कुछ अलग पॉइंट हैं जो रैम के बारे में है, जो कई बार पूछ लिए जाते हैं या फिर हमारा जानना जिनको ज़रूरी है, कई बार ऐसा ना लगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, हम लोगों ने देखा ही नहीं है। तो वो आते हैं आपके मेमोरी मॉड्यूल्स, मतलब जो मेमोरी स्टोर की जा रही है वो किन मॉड्यूल्स में या किस टाइप से स्टोर की जा रही है। पहला इसका जो मेमोरी मॉड्यूल है वो है आपका सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, मतलब जो डेटा है, जो मेमोरी सेल्स है वो सिंगल लाइन में, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल उसको कहा जाता है। दूसरा है आपका ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये सिंगल का जस्ट डबल है, तो इसको कहा जाता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो है रैम्बस मेमोरी मॉड्यूल, ये सबसेट है आपका DIMM का, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का ये एक सबसेट है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका SODIMM, ये वाला जो होता है ये स्मॉल आउटलाइन, एसओ जो है आपका ये है स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये वाला जो पार्ट है SODIMM ये स्मॉलर है, मतलब इसको ऐसे देख लीजिएगा कि SODIMM आर ए स्मॉलर अल्टरनेटिव टू ए DIMM बिफोर रफली हाफ द साइज ऑफ द रेगुलर DIMM। मतलब क्या है कि जो आपका DIMM होगा, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होगा, उसका जस्ट हाफ साइज में जो होगा वो वाला कौन सा होगा आपका SODIMM। वर्किंग जो है ये पूरी की पूरी करीब करीब बराबर है। DIMM जो है इसका सबसेट है आपका रैम्बस मेमोरी। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं या फिर हमको जानना भी जरूरी है कि ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। समरी अगर एक बार देख लें हम कि स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, तो एस रैम जो है वो स्टैटिक है, डी रैम जो है आपकी वो डायनामिक है। डेटा किसके अंदर रिफ्रेश होता है बार बार, डायनामिक रैम के अंदर। किसके अंदर रिफ्रेश नहीं होता डेटा कभी भी, रैम के, एस रैम के अंदर। एस रैम के अंदर डेटा रिफ्रेश नहीं होता था इसलिए वो फास्टर है, डी रैम के अंदर डेटा रिफ्रेश होता था बार बार इसलिए वो स्लोअर है। तो एस रैम यहाँ पे फास्टर होगी किसके कंपैरिजन में, डायनामिक रैम के कंपैरिजन में। एस रैम कंज्यूम लेस पावर और डी रैम जो होती है वो आपकी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। क्यों ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर है उनको बार बार से रिचार्जिंग की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो एस रैम यूजेज मोर ट्रांजिस्टर पर बिट ऑफ मेमोरी कंपेयर टू डी रैम। एस रैम जो होती है वो एक फ्लिप फ्लॉप जो होगा उसका वो 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स को यूज मिलेगा डेटा को स्टोर करने के लिए, जबकि डी रैम के अंदर क्या होता है, एक सिंगल बिट डेटा को स्टोर करने के लिए वहाँ पे एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। ये कैसे बोला हमने, क्योंकि एस रैम के अंदर क्या होगा कि एक सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स को यूज में लेके फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर किया जाता है। लेकिन डी रैम की अगर हम बात करें तो सिंगल बिट जो होगी वो एक कैपेसिटर में या फिर एक ट्रांजिस्टर में स्टोर कर दी जाती है। तो ज़्यादा स्पेस अगर ले रही है आपकी मेमोरी तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक्सपेंसिव होगी। चीपर डी रैम इज यूज इन मैन मेमोरी। मैन मेमोरी के लिए जो है आपकी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जो मैन मेमोरी होती है उसके लिए डी रैम यूज में ली जाती है, और कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो अपनी प्रोसेसिंग के लिए कैश मेमोरी को यूज में लेता है, जिसके लिए आपकी स्टैटिक रैम यूज में ली जाती है। तो यहाँ तक का जो पूरा पार्ट था ये पूरा का पूरा था आपका प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हमने देखे, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। कैश कौन सी मेमोरी होती है ये हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो कैश मेमोरी पे बनाया जाएगा, कैश मेमोरी की पूरी वर्किंग जो होगी वो उसमें बताई जाएगी। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।